सोने चांदी की जादुई किचन। एक गांव में दो बहनें रहती थी, पूजा और राधा। दोनों अनाथ थी। उनके माता पिता एक हादसे में चल बसे थे। पूजा 18 साल की थी और राधा सिर्फ 15 साल की। दोनों अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वह अपना गुजारा करने के लिए दिन भर मेहनत करती थी। पूजा गांव के खेतों में काम करती थी, जबकि राधा घर की कामों को संभालती थी और थोड़ा बहुत सिलाई का काम करती थी। दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा थी। भले ही उनके पास दौलत नहीं थी, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था और हमेशा दूसरों की मदद करना चाहती थी। राधा हमेशा एक सपना देखती थी, एक दिन उनका एक बड़ा सा घर होगा जिसमें एक सुंदर सा किचन हो। वह हमेशा कहती थी, दीदी, एक दिन हमारे पास सोने और चांदी का किचन होगा जिससे हम गरीबों की मदद कर सके। अरे छोटी, सपना देखने में क्या जाता है, बस मेहनत करते रहो, एक दिन हमारी भी तकदीर बदलेगी। एक दिन जब दोनों बहनें अपने दिन भर का काम खत्म करके घर लौट ही रही थी, तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत बहुत थकी हुई थी। उसके कपड़े पुराने और मैले थे। उस बूढ़ी औरत ने उस लड़कियों से कहा, बेटी, मैं बहुत थक गई हूँ और भूखी भी हूँ। क्या तुम दोनों मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? हाँ दादी माँ, हमारा घर पास में ही है। चलिए वहाँ आराम भी कर लीजिए और थोड़ा सा खाना भी खा लीजिए। दोनों ने बूढ़ी औरत को अपने छोटे से घर ले जाकर राधा ने तुरंत रोटी और सब्जी बनाई और बूढ़ी औरत बिना कुछ कहे खाने लगी। खाना खत्म करने के बाद वह बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों लड़कियाँ बहुत ही अच्छी हो। तुमने बिना जाने पहचाने मेरी मदद की, इसका मैं हमेशा आभारी रहूंगी। मैं तुम्हें एक अनमोल तोहफा देना चाहती हूँ। दोनों बहनें ये सब सुनकर बहुत खुश होते हैं। दादी माँ, हमें किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है, बस आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए काफी है। यह सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं, यह तो तुम्हारी मेहनत और अच्छाई का फल है। यह कहकर उस बूढ़ी औरत ने अपनी जेब से एक छोटी सी थैली निकाली। उस थैली में 2 चाबियां थीं। एक चाबी सोने से बनी थी और दूसरी चाबी चांदी से। यह दोनों चाबियां तुम्हारे लिए है। इन्हें अपने किचन में इस्तेमाल करो। इनका जादू देखना, तुम्हारे जीवन की सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी। पूजा और राधा समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने चाबियां ले ली। क्या सच में ये जादुई चाबियां हैं दीदी? मुझे तो अजीब सी लग रहा है। छोटी, यह तो बस उनका आशीर्वाद है। जादुई का तो मुझे पता नहीं, लेकिन देखते हैं इसमें क्या जादू है। बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। रात को जब सब सो रहे थे तो राधा के मन में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों ना इन चाबियों को आजमाया जाए। उसने पहले सोने वाली चाबी उठाई और किचन के ताले में डाला। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, एक तेज सी चमक हुई और पूरा किचन सोने का बन गया। किचन पूरा का पूरा गोल्डन जैसा लग रहा था। ये देखकर राधा बुरी तरह से चौंक गई। उसने अपनी दीदी को उठाया। दीदी, दीदी, जल्दी उठो। देखो दीदी, ये सब क्या हो गया? पूजा ने नींद से उठकर देखी तो उसकी तो होश ही उड़ गई। किचन का हर एक कोना सोना बन चुका था। दीवारें, बर्तन, चूल्हा, सब कुछ। यह कैसे हो गया? यह तो सच में सोना है। वो चाबी दीदी, बूढ़ी औरत की चाबी, हमारे किचन को सोने का बना दिया। वो बूढ़ी अम्मा तो बिल्कुल सच ही कह रही थी। राधा, तुम तो सच में समझदार हो। मैं तो इस बात को मजाक में ले रही थी। फिर राधा ने चांदी की चाबी उठाई और दूसरे कमरे की ताले को खोला। इस बार किचन बिल्कुल चांदी का बन गया था और दोनों बहनें खुशी से झूम उठी। गांव के लोगों को पता चला पूजा और राधा के पास सोने और चांदी का किचन है, तो कुछ लोग ने बधाई देने लगी। कुछ लोगों की मन में जलन होने लगी और कुछ लोग के मन में लालच। उस गांव के ही एक कमला नाम की औरत, जो पहले उन दोनों की मदद किया करती थी, अब उन दोनों से जलने लगी। सोने और चांदी के किचन में जो भी खाना बनाते, वह सारा खाना सोने का बन जाता था,
जिसे बेचकर वह दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा अमीर हो गईं। ये सब देखकर कमला के होश उड़ गए। तुम दोनों अमीर हो, तुम्हारे पास तो सोने और चांदी का किचन है, तुम्हें तो अब कुछ काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। नहीं कमला दीदी, हम अभी भी वैसे ही हैं, ये तो बस एक तोहफा है, हम अपनी मेहनत करते रहेंगे। लेकिन कमला के मन में लालच का कीड़ा घुस गया था। उसने सोचा कि क्यों ना इस चाबी को चुरा लिया जाए। अगर मैं इनकी चाबियां चुरा लूं तो फिर अपना घर भी सोने और चांदी का बना लूंगी। कमला ने अपने मन में एक चाल चलना शुरू कर दी। एक रात जब सब लोग सो रहे थे तो कमला चुपके से पूजा और राधा के घर गई। उसने सोचा कि दोनों बहनें सो रही होगी, इसीलिए उसने किचन में तलाशी लेनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसे चाबियां मिल गई। अब मैं अपना किचन भी सोने का बनाऊंगी, देखती हूँ कैसे मेरी भी तकदीर चमकती है। कमला तुरंत वहां से भाग गई और अपने घर जाकर चाबियां का इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही उसने सोने की चाबियां किचन के ताले में डाली, किचन तो सोने का बन गया, लेकिन अचानक किचन में आग लग गई। यह क्या हो गया? यह आग कैसे लग गई? ये सब देखकर कमला के पति रमेश भी घबरा गया। अरे कमला, ये सब कैसे हो गया? अरे रामू, अरे छंगू, जल्दी आओ, पानी लेके जल्दी आओ, आग लग गई किचन में। उसने जल्दी जल्दी पानी डालने की कोशिश की, लेकिन आग बुझ ही नहीं रही थी। धीरे धीरे पूरा घर जलकर राख हो गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कमला की गलती कहाँ हो गई। जब कमला और रमेश अपने घर की आग बुझाने में लगे हुए थे, तभी वह बूढ़ी औरत उनके पास आई। उसने उनकी हालत देखी और कहा, तुमने अपने लालच में आकर गलत काम किया। चाबियां सिर्फ उन लोगों के लिए ही थी जो सिर्फ अपने दौलत का सही उपयोग करते हैं। तुमने इन्हें गलत तरीके से चुराया, इसलिए तुम्हारे काम के नहीं हैं। बूढ़ी अम्मा से माफी मांगने लगे। कमला ने रोते हुए कहा, दादी अम्मा, मुझे माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमने अपने लालच में आकर अंधे हो गए। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। तुमने इस दौलत का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए यह तुम्हें सजा मिली है। इसलिए अगर तुम अपनी गलती सुधार कर अपना जीवन बिन लालच का जीना सीखो तो तुम्हें फिर से सब कुछ मिल जाएगा। कमला ने अपनी गलती मान ली और बूढ़ी औरत से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह कभी भी लालच नहीं करेगी और एक दूसरे को मदद करेगी। पूजा और राधा अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। उन्होंने अपने सोने और चांदी की जादुई किचन पर कभी भी घमंड नहीं किया, बल्कि अपनी दौलत का उपयोग गरीबों की मदद करने में किया। गांव के लोगों ने ढेर सारा प्यार और इज्जत देने लगे और उन दोनों बहनों की अच्छाई दूर दूर तक फैल गई। कमला और रमेश ने अपनी गलती से सीख ली और अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दिया और दूसरों की मदद करने लगे। गांव के लोगों के साथ प्यार और सम्मान से जीने लगे। धीरे धीरे उनका धन दौलत वापस आ गई। फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। काली बहू का जादुई अनोखा लहंगा। मीरापुर नाम के एक गांव में सुंदरी अपने पिता राम प्रसाद के साथ रहा करती थी। लेकिन जैसा सुंदरी का नाम था, उसका रंग रूप उससे बिल्कुल अलग था, क्योंकि सुंदरी दिखने में बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत थी, जिस वजह से उसके पिता ने उसकी शादी बचपन में ही अपने दोस्त प्रकाश के बेटे अनुज से कर दी थी। और जैसे जैसे सुंदरी बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां बढ़ती गई, क्योंकि सुंदरी की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, जिस वजह से सुंदरी को बचपन से ही अपने घर के सारे कामकाज करने पड़ते थे। और इसलिए सुंदरी घर के सभी कामकाज में बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गई थी। और सुंदरी को सिलाई बुनाई करना भी बहुत अच्छे से आता था। और ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अब सुंदरी बड़ी हो जाती है।
तभी एक दिन राम प्रसाद अपने दोस्त प्रकाश को अपने घर बुलाता है और उससे कहता है, देख भाई प्रकाश, अब मेरी बेटी सुंदरी बड़ी हो गई है और वक्त के साथ अब मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बहू यानी कि मेरी बेटी सुंदरी को विदा करके अपने घर ले जाओ। क्यों नहीं राम प्रसाद, मैं आज ही पंडित जी से एक अच्छा मुहूर्त निकलवा कर अपनी बहू को अपने घर ले जाऊंगा, तब तक तुम हमारी बहू का ध्यान रखना। इतना कहकर प्रकाश जब घर आकर अपनी पत्नी दिव्यंती को इस बारे में बताता है तो उसकी पत्नी दिव्यंती उससे कहती है, अरे ये आप क्या कह रहे हो? मैंने सुना है कि सुंदरी दिखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत है और पूरे गांव में हर कोई उसका मजाक उड़ाता है और आपने बचपन में ही मेरे बेटे अनुज की शादी उस बदसूरत सुंदरी से करवाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब भला हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो होना था वो तो हो गया ना। और अब सच यही है कि सुंदरी हमारे घर की बहू है और इसे हमें अपने घर में लाना ही होगा। इतना कहकर प्रकाश पंडित से एक मुहूर्त निकलवाकर अपने बेटे के साथ जाकर सुंदरी की विदाई करवाकर उसे अपने घर ले आता है। लेकिन ससुराल में सुंदरी को ना तो उसकी सास और ना ही उसका पति उसे पसंद करता था, लेकिन फिर भी सुंदरी चुपचाप घर के सारे काम किया करती थी और कभी कभी वो अपने मायके जाकर अपने पिता का भी ध्यान रखा करती थी। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी सुंदरी की बदसूरती की वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं करता था और साथ ही आस पड़ोस के लोग भी दिव्यंती को हमेशा इस बारे में ताने मारा करते थे। अरे दिव्यंती, तुझे अपने फूल से बेटे के लिए कोई और लड़की नहीं मिली थी क्या, जो इस बदसूरत सुंदरी को अपने घर में बहू बना कर ले आई? अरे यह तो कहीं से भी तेरे बेटे के लायक नहीं लगती है। अरे और नहीं तो क्या, एक हमारी बहू है जो लाइट चली जाए तब भी दूध की तरह चमकती है। और इस तरह औरतों के ताने सुनकर दिव्यंती सुंदरी के साथ पहले से भी ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगती है और साथ ही बदसूरत होने की वजह से दिव्यंती ने सुंदरी की मुंह दिखाई की रस्म भी नहीं की थी, जिस वजह से सुंदरी की हैसियत अपने ससुराल में सिर्फ एक नौकरानी के सिवा और कुछ नहीं थी। लेकिन फिर भी सुंदरी खुशी खुशी अपने ससुराल के सभी काम किया करती थी और वो हर काम करने में बहुत ही ज्यादा फास्ट थी। माँ जी, घर के सारे काम मैंने कर लिए हैं और अगर और कुछ काम हो तो आप मुझे बता देना। अरे घर के काम हो गए हैं तो क्या हुआ? कल से मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, चलाकर मेरे पैर दबा। इतना सुनकर सुंदरी चुपचाप अपनी सास के पैर दबाने लगती है, लेकिन फिर भी सुंदरी की बदसूरती की वजह से उसकी सभी अच्छाइयों पर पानी फिर जाता था। और तभी एक दिन प्रकाश के घर पर उसके छोटे भाई के बेटे की शादी का कार्ड आता है, जिसे देखकर प्रकाश दिव्यंती से कहता है, दिव्यंती, कल रमेश के बेटे की शादी है और उसने कल सुबह ही हम लोगों को अपने घर पर बुलाया है। अरे ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब भला मैं शादी में कौन सी साड़ी पहनकर जाऊंगी? मैंने तो अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है और अब तो इतनी रात हो गई है, बाजार भी नहीं खुला होगा। इतना कहकर दिव्यंती अपने अलमारी से सभी साड़ियाँ निकालकर देखने लगती है और कहती है, हाँ यह ठीक रहेगी। वैसे भी ये बनारसी साड़ी तो मैंने अभी तक किसी भी शादी में नहीं पहनी है, लेकिन मैंने तो इसका ब्लाउज भी नहीं सिलवाया है। अब भला इतनी रात में मेरा ब्लाउज कौन सिल कर देगा? दिव्यंती इतना कह ही रही होती है कि तभी सुंदरी उसकी सारी बातें सुन लेती है और उससे कहती है, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आप ये साड़ी मुझे दीजिए, मैं 1 घंटे में आपका ब्लाउज सिलकर तैयार कर दूंगी। अरे तो रहने दे, मुझे अपना ब्लाउज तुझसे सिलवाकर खराब नहीं करवाना है। नहीं माँ जी, मुझे सिलाई करना बहुत अच्छे से आता है, आप एक बार मुझ पर विश्वास करके तो देखिए। और इस तरह सुंदरी के बार बार कहने पर दिव्यंती अपना ब्लाउज सुंदरी को सिलने के लिए दे देती है, जिसके बाद सुंदरी 1 घंटे से पहले ही दिव्यंती का ब्लाउज बहुत ही अच्छे तरीके से सिलकर तैयार कर देती है। जिसके बाद दिव्यंती अपना ब्लाउज देखकर कहती है, अरे वाह, तूने तो सच में मेरा ब्लाउज बहुत अच्छे से सिला है। और ऐसे ही अगले दिन घर के सभी लोग तैयार होकर शादी में चले जाते हैं, लेकिन बदसूरत होने के कारण वो सब सुंदरी को अपने साथ शादी में नहीं ले जाते हैं और बेचारी सुंदरी घर में अकेले ही रह जाती है। जिसके बाद सुंदरी कहती है, अब भला मैं घर में अकेले क्या करूं?
घर के सारे काम तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। अरे हाँ, शादी से पहले मुझे एक बहुत ही सुंदर कपड़ा मिला था। चलो आज उसी कपड़े से अपने लिए लहंगा बनाती हूँ। वैसे भी बहुत दिन हो गए मैंने अपने लिए कुछ नहीं सिला है। इतना कहकर सुंदरी अपनी अलमारी में से वो कपड़ा निकालकर लहंगा सिलना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में सुंदरी बहुत ही सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर लेती है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा होता है, जिसे देखकर सुंदरी कहती है, अरे वाह, ये लहंगा तो सच में बहुत ही सुंदर लग रहा है। चलो एक बार इसे पहन कर देखती हूँ। इतना कहकर सुंदरी जैसे ही उस लहंगे को पहनती है वैसे ही उसका रंग दूध की तरह गोरा हो जाता है और वो बिल्कुल अप्सरा की तरह दिखने लगती है। और जब वो अपने आप को आईने में देखती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या, इस आईने में दिखने वाली इतनी सुंदर लड़की मैं ही हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत ही ज्यादा बदसूरत थी। इतना कहकर सुंदरी जैसे ही उस लहंगे को उतार कर अपने साधारण कपड़ों में आती है तो वो देखती है कि उसका रंग फिर से पहली की तरह ही हो गया है और यह देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कहती है, आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा रंग रूप अचानक से बदल क्यों जा रहा है, कहीं इस लहंगे की वजह से ही तो नहीं हो रहा है ये सब। तभी अचानक से उस लहंगे में से एक आवाज आती है, तुमने बिल्कुल सही कहा सुंदरी, मैं एक जादुई लहंगा हूँ, इसलिए मुझे पहनने के बाद तुम बिल्कुल अप्सरा की तरह खूबसूरत दिखने लगती हो, क्योंकि इस लहंगे का कपड़ा परीलोक में रहने वाली रानी परी ने अपने लिए मंगवाया था ताकि वो इससे अपने लिए सुंदर सी ड्रेस बनवा सके। लेकिन वो ऐसा कर पाती उससे पहले ही ये कपड़ा उनके हाथ से छूटकर धरती लोक पर आकर गिर गया और यह तुम्हारे हाथ लग गया। लहंगे की ये बात सुनकर सुंदरी कहती है, इसका मतलब ये लहंगा सच में जादुई लहंगा है, लेकिन क्या तुम कुछ ऐसा नहीं कर सकती हो जिससे मैं सदा के लिए खूबसूरत हो जाऊं, क्योंकि ये लहंगा मैं हर रोज तो नहीं पहन सकती हूँ ना। क्यों नहीं सुंदरी, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले इस लहंगे को पहनना पड़ेगा और याद रहे इस लहंगे के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारा रंग रूप फिर से पहले की तरह ही हो जाएगा। उस लहंगे की यह बात सुनकर सुंदरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस लहंगे को ले जाकर अपने संदूक में रख देती है। और जब कुछ देर में उसके ससुराल वाले वापस आते हैं तो वो सुंदरी का ये रंग रूप देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे तुम कौन हो और ये हमारी बहू के कपड़े पहनकर क्या कर रही हो। अरे माँ जी, मैं आपकी बहू सुंदरी ही हूँ। क्या सुंदरी, लेकिन तुम तो पहले इतनी बदसूरत थी, फिर अचानक से तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं ही सुंदरी हूँ और अब मैं पहले की तरह बदसूरत नहीं रही, मेरा रंग रूप पूरी तरह से बदल चुका है और ये सब शायद ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और इस तरह सुंदरी ने अपने जादुई लहंगे के बारे में किसी को पता नहीं चलने दिया और अब उसके ससुराल वाले उसे बहुत ही ज्यादा मान सम्मान देने लगते हैं और सभी लोग सुंदरी के साथ बहुत खुश होते हैं। और दिव्यंती भी अपनी बहू की मुंह दिखाई पर पूरे गांव में सभी को दावत देती है और अपनी बहू की खूबसूरती की बहुत तारीफ करती है। और अब अनुज भी सुंदरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है और इस तरह सुंदरी हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले उस लहंगे को पहनती है जिसके बारे में उसने अभी तक किसी को भी पता नहीं चलने दिया था। और अब उस जादुई लहंगे की वजह से सुंदरी को अपने ससुराल में सबका प्यार मिलने लगता है और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।